नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम सीएम बनेगा, ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। हमारे यहां कभी राजा राम मोहन राय का नाम आता है कि भाई उन्होंने फलानी कुप्रथा तोड़ दी। वैसे कभी आएगा कि देश में एक प्रधानमंत्री होते थे, चाय वाले थे, और उसने एक ऐसी कुप्रथा को तोड़ दिया कि गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की बातें झूठी, वादे भी झूठे हैं। सपा कांग्रेस के नारे झूठे और नियत में भी खोट। ये लोग लगातार झूठ बोलेंगे, चाहे इसमें देश का, समाज का कितना ही नुकसान क्यों न हो। इन लोगों ने देश को कोरोना के संकट काल में भी नहीं छोड़ा था। मोदी तब एक एक जीवन बचाने में जुटा था। देश के वैज्ञानिकों ने टीका बनाया, लेकिन सपा कांग्रेस के लोग उसको भी बदनाम करते थे। खुद चोरी छिपे टीके लगवाते थे और टीवी पर, सोशल मीडिया पर जनता को भड़काते थे ताकि हाहाकार फैले और पाप मोदी के माथे पर लगे। साथियों, अब ये हमारा लोकतंत्र, हमारे संविधान को लेकर झूठ फैलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी ने इनके वोट बैंक को, उनकी तुष्टीकरण की पोल खोल दी है। साथियों, आपको पता होना चाहिए, 75 साल पहले जब देश का संविधान बना, उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। कर्नाटका में रातों रात इन्होंने मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया। रातों रात फतवा निकाला, थप्पा मार दिया कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सबके सब ओबीसी। तो परिस्थिति क्या हुई? वहां जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ था, इसका सबसे बड़ा हिस्सा इन्होंने डाका मार लिया, चोरी कर ली। बाकियों के पास कुछ बचा ही नहीं। यूपी में अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे यादव भाई बहन, मेरे मौर्य भाई बहन, मेरे लोध भाई बहन, मेरे पाल भाई बहन, मेरे जाटव भाई बहन, मेरे साक्य भाई बहन, मेरे कुशवाहा भाई बहन, इन सबके हक का क्या होगा?
ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। साथियों, सपा वाले जिस समाज का ठेकेदार होने का दावा करते हैं, ये भ्रम भी टूट जाएगा। या तो ये अपने परिवार का भला करते हैं या फिर अपने वोट बैंक का। आप लोग याद रखिए, आज भी सपा को पूरे प्रदेश में उम्मीदवार बनाने के लिए अपने परिवार के बाहर कोई यादव नहीं मिला, जबकि ये भाजपा है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नाते मध्य प्रदेश को दौड़ा रहे हैं। ये है भाजपा की नीति, ये है भाजपा की रीति, ये है भाजपा का जीता जागता उदाहरण। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। सीधा प्रसारण आप उत्तर प्रदेश के इटावा से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और खासतौर पर 2 मुद्दे उन्होंने उठाए। एक तो धार्मिक आधार पर आरक्षण, जिस तरह कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया, वो बात उन्होंने उठाई। साथ ही राम मंदिर का जो न्योता ठुकराया विपक्ष के नेताओं ने, उसका भी जिक्र कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री के और भी कई कार्यक्रम हैं उत्तर प्रदेश में, हम आपको दिखाते रहेंगे और तमाम चुनावी खबरें भी दिखाते रहेंगे। लेकिन इस समय सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के इटावा में परिवारवाद को लेकर सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं परिवारवादी, जबकि देश के बच्चों के लिए खप रहा है मोदी। शाम को अयोध्या में रामलला का आशीर्वाद लेंगे पीएम। सभी दलों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने, तो राजनाथ सिंह ने कडप्पा में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में की रैली। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान को लेकर घिरी समाजवादी पार्टी। यूपी के मैनपुरी में कई सपा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज। सीएम योगी ने सपा कार्यकर्ताओं के व्यवहार को बताया अति निंदनीय। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कुछ ही देर बाद आज शाम थम जाएगा प्रचार। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली एक बड़ी कामयाबी। दंतेवाड़ा में 35 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों ने हिंसा की राह छोड़कर लोकतंत्र और संविधान में जताया विश्वास। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना का तलाशी अभियान जारी। पुंछ में कल वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 1 जवान हुआ था शहीद। और खेल की खबरों में आईपीएल के पहले मैच में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर, तो दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने।
तो ये थी हेडलाइंस और अब बुलेटिन में देखते हैं चुनावी खबरें। बात 24 की चुनौती की। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम अब कुछ ही देर बाद थम जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इन 93 सीटों पर मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन 10 सीटों में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल हैं। तो सभी की नजरें समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी की सीट पर खास तौर पर है। सपा ने यहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। वहीं इस चरण में गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके अलावा कर्नाटक की 14 और महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश में 9 सीट, छत्तीसगढ़ में 7, बिहार में 5, असम और पश्चिम बंगाल में 4-4, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 2-2 सीटों पर भी मतदान होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रचार अभियान की कमान संभाल रहे हैं। पीएम ने आज सबसे पहले यूपी के इटावा में वो जनसभा कर रहे हैं और सपा और कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा। इसके बाद प्रधानमंत्री सीतापुर भी पहुंचेंगे, जहां वो हर गांव स्थित लेगून फील्ड में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम में प्रधानमंत्री प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या धाम भी पहुंचेंगे। पीएम अयोध्या में श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक रोड शो भी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर रामनगरी में जबरदस्त उत्साह है। तो मुस्लिम पक्ष के पूर्व याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने भी पीएम के दौरे को लेकर खुशी जताई है। इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी की सफलता की भी कामना की। हम चाहते हैं कि अयोध्या वासी भी बहुत खुश हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है कार्यकाल जो है उसका साल बड़ा बेहतर रहा और आने वाला दिन भी जो है प्रधानमंत्री स्वयं बन के दोबारा फिर आवे। आज जो है हम भी खुश हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत हम फूलों से करें। अयोध्या से जुड़ रहे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा और ज्यादा ब्यौरा देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा किया था और उसके बाद वो पहली बार अब जा रहे हैं फिर से अयोध्या। क्या कुछ आज प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है वहां पर अयोध्या में, खासतौर पर दर्शन पूजन को लेकर? जी देखिए लालचंद्र, हम इस वक्त मुख्य द्वार पर खड़े हैं। रामलला राम मंदिर की आप जो मुख्य द्वार है वहां पर आप देखिए कि देश भर से जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा हुआ है यहाँ पर जाने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं गोरखपुर से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, ये कोलकाता से आए हुए हैं और राममय पूरी अयोध्या हम जानते हैं कि जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से लाखों श्रद्धालु आ चुके हैं, जिसके बारे में हम बातचीत करते रहते हैं। लेकिन आज दिन इसलिए खास है कि जैसे यहाँ देश भर से जो लोग आए हैं उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए, और यहाँ रोड शो भी करेंगे। हम देख रहे हैं सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है, तो लोग रुक गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। जो दर्शन कर चुके थे रामलला का, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर जाएंगे, उनसे उनका दर्शन करके जाएंगे, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा तो दूर से अभिवादन करेंगे। आप बताइए, आप कोलकाता से आए हैं, दर्शन कर लिया आपने? जी, रामलला जी का दर्शन हो गया अच्छे से और अभी मोदी जी आने वाले हैं, उनका ही इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। देश की पहचान है, आन है मोदी, शान है मोदी, देश की पहचान है मोदी। ये देखिए, ये कोलकाता से आए, कह रहे हैं कि अब जैसे ही पता चला कि मोदी जी आने वाले हैं तो वो रुक गए कि अब उनसे भी एक तरह से उनको नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। आप कहाँ से आई हैं? मैं गुजरात से आई हूँ, मोदी जी के यहाँ से आई हूँ। मुझे आज बड़ा गर्व हो रहा है कि मोदी जी को देखो कहाँ कहाँ उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है। मैं राम जी की ओर से, ब्राह्मण बहन की ओर से मोदी जी को बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ
इनको 100 साल की उम्र लग जाए, उनको हमारी उम्र लग जाए और ऐसे ही देश के काम करते रहे और उसका आयुष्य अच्छा रहे। उसका शैलेंद्र, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं गुजरात से आए, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए, बाबा की नगरी योगी जी के एरिया गोरखपुर धाम से आए हैं। हम मोदी जी का हमको जैसे ही पता चला कि मोदी जी आने वाले, वैसे हम सुबह ट्रेन पकड़े और तुरंत यहाँ पे आ गए। रामलला का दर्शन भी कर लिए, मोदी जी का रोड शो देखना बाकी है। इस तरह के भी बिल्कुल मोदी जी को चाहने वाले हैं कि उन्हें पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं अयोध्या, तो गोरखपुर से आज ही रामलला के दर्शन के लिए आ गए, रामलला के दर्शन कर चुके हैं। अब इंतजार कर रहे हैं कि जब रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। बताइए शैलेंद्र, रोड शो का जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है उसमें किस तरह से अयोध्या के कौन से इलाके शामिल हैं? ये देखिए, जो रामपथ है, जो सुग्रीव किला, जहां से आप जानते हैं मुख्य द्वार जहां पर हम खड़े हुए हैं, इससे थोड़ा सा पहले सुग्रीव किला है। वहां से जो गेट नंबर 11 बोलते हैं, उसके पास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा और इसी रामपथ से होते हुए जो अब सबसे चर्चित स्थान एक तरह से बन चुका है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वीणा चौक से जो लता मंगेशकर चौक जिसके नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एक वीणा लगाई गई है, वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म होगा। तो ये जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने स्वागत के लिए तैयारी की हुई है। ये तकरीबन 2 किलोमीटर का ये पूरा एक रास्ता है जो रामपथ से गुजरेगा। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रास्ते से गुजरेंगे, अभिवादन स्वीकार करेंगे अयोध्या की जनता का। यहाँ तमाम लोग जो देश भर के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, तो ये 2 किलोमीटर का पूरा लंबा रोड शो होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रोड शो आयोजित किया जाएगा। लालचंद। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने खास तौर पर अपने चुनावी प्रोग्राम में आज अयोध्या के प्रोग्राम को रखा है। क्या कुछ वहां पर स्थानीय लोगों में इसको लेकर आप उत्साह देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हमने यहाँ तमाम लोगों से बात की जो इसलिए रुके हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देख पाएंगे। उनका कहना है कि 500 वर्षों बाद जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं चाहता हूं कि आप अपने कैमरा पर्सन से ये भी कहिए कि जरा वो उधर आसपास का नजारा दिखाएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आप दाहिने साइड दिखाइए कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आकर देखिए कि तमाम लोग मीडिया से बात भी कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ देखिए, ये जत्था इस तरह से आता हुआ आप यहाँ पर देखें, ये मुख्य रास्ता है जहाँ पर लोग दर्शन के बाद वापस आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं चारों तरफ का रास्ता जहां पर लोग आ रहे हैं दर्शन करके रामलला का, और उस तरह से एक भीड़ जो है वो लगातार हम देखते हैं जब यहां आते हैं अयोध्या में। इस वक्त आप देखें 22 जनवरी के बाद वो भीड़ दिखाई देती है। आप हमारे कैमरामैन कहेंगे कि जो लोग वापस आ रहे हैं तो उनको दिखाएं। तो ये देखिए, लोग उत्साहित हैं रामलला के दर्शन के बाद और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़ी भीड़, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी मंदिर खुला रहता है ये बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। तो इस तरह से एक उत्साह भी दिखता है और अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। जी लालचंद। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगे तो हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे और ज़्यादा जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। राहुल जी, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी बारिश में? अरे पापा, बस वोट डाल के आया। बेटा मौसम देख, अभी जाना जरूरी है क्या? पापा, पहले बरसात के समय कैसे कच्चे मकान में सब पानी पानी हो जाता था, अब जिसने हमें पक्की छत दी है उसे वोट भी तो भाग के ही जाके देना होगा ना। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। हाँ हाँ, चल रहा हूँ, चल। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तो स्वागत है ब्रेक के बाद, और कुछ और चुनावी खबरों में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार पर जमकर निशाना साधा और अमित शाह ने मतदाताओं से एनडीए के पक्ष में मतदान का आह्वान किया। जगन जी की जो सरकार है वो तेलुगु भाषा को समाप्त कर
प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी लाना चाहती है। जगन जी की सरकार ने अपने करप्शन से पोलावरम प्रोजेक्ट को लगभग डिरेल कर दिया है। ये वादा खिलाफे की जगन सरकार है। उन्होंने कहा था शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे। मैं पूछने आया हूं, लगाया क्या? उल्टा शराब की सिंडिकेट आपने चालू कर दी। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में विशाल जनसभा की। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और इंडी अलायंस सनातन विरोधी हैं और ये राष्ट्र विरोधियों के साथ चलने वाले लोग हैं। नड्डा ने देश में पिछले 1 दशक में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। जंगलों में होने वाला उत्पाद, उसके लिए वन के दृष्टि से एमएसपी में कवर करने का, पहले आपके सिर्फ 10 आइटम कवर होते थे, 10 आइटम, आज 90 आइटम, 90 तरीके के जंगल के प्रोड्यूस आज आपको एमएसपी में खरीदारी हो रही है, एमएसपी में खरीदारी हो रही है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा, देश बहुत आगे निकल गया 10 साल में। आज भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर थी, छलांग लगा के आज 5वें नंबर पर आकर के खड़ी हो गई, 5वें नंबर। विपक्ष की तरफ से भी धुआंधार प्रचार जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल के सुजापुर में जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी, मैं यहां पर उसका जिक्र करता हूं। उन्होंने कहा था, देश की रक्षा, देश की उन्नति, देश की एकता, ये हम सबका राष्ट्रीय धर्म है। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। आगे की खबरों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान को लेकर विवाद जारी है। इस मामले में सपा के बहुत से कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मैनपुरी के करहल चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर सपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लगा दिया। यह घटना सामने आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने सपा कार्यकर्ताओं की इस हरकत को अत्यंत निंदनीय बताया। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। तो वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी समाजवादी पार्टी की कड़ी आलोचना की। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर चढ़कर इन्होंने उसे कलंकित करने का काम किया, उसे निश्चित रूप से ये निंदनीय है। महाराणा प्रताप जी ने जो हमेशा देश के लिए संघर्ष किया और मुगलों से लड़ाई लड़ते रहे, उन्होंने कभी भी मुगलों के आगे झुकने का काम नहीं किया और देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च जीवन लगाया। इस प्रकार के राष्ट्र नायक का अपमान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है, कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक के आधार पर इन लोगों ने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये राष्ट्र नायकों का अपमान भी समाजवादी करने से पीछे नहीं हट रही है। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम ने ऐन वक्त पर अपना नामांकन वापस ले लिया और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम का पार्टी में स्वागत किया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया है, लेकिन बीजेपी कोई कचरे का डब्बा तो नहीं है जो कांग्रेस का सारा कचरा इसमें आ जाए। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर ने कैलाश विजयवर्गीय से ये खास बातचीत की है। कांग्रेस कैंडिडेट अक्षय बम ने कांग्रेस का हाथ झटक कर कमल थाम लिया है और मेरे साथ हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। आइए हमसे बात करते हैं। कैलाश जी, पहले गुजरात, फिर उड़ीसा और अब मध्य प्रदेश। गुजरात में सूरत में एक अलग निर्णय हुआ था, यहाँ पर भी
और पुरी में, दोनों में कांग्रेस के नेताओं ने अपना टिकट वापस किया। कांग्रेस के नेतृत्व, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की नीयत, उससे उनका कार्यकर्ता दुखी है। और जब वो वोट मांगने जाता है और जनता उनसे प्रश्न करती है तो वो जवाब नहीं दे पाते। कांग्रेस कह रही है नोटा का बटन दबाओ, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये नकारात्मक राजनीति। हमारे देश की सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो इनकी नकारात्मक भूमिका थी। आप हमारे सेना के जवानों की बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह उठाएं कि हमें सबूत चाहिए। आप पाकिस्तान की भाषा बोले, पाकिस्तान ने कहा था हमें सबूत चाहिए, पर वही बात कांग्रेस बोले। मोदी जी के खिलाफ हैं आप, ठीक है, आपकी नाराजगी हो सकती है, पर क्या उन्होंने देश में एक भी अच्छा काम नहीं किया? आज तक कांग्रेस के एक भी नेता ने मोदी जी के एक काम की तारीफ नहीं की। ये विपक्ष की भूमिका होती है। हमारे यहाँ अटल जी विपक्ष के नेता थे। जब बांग्लादेश बना, अटल जी ने पार्लियामेंट में इंदिरा जी के लिए कविता सुनाई थी उनकी प्रशंसा में, क्योंकि उन्होंने कहा है कांग्रेस में जा रहे हैं। उसके दूसरे दिन उन्होंने इंदिरा जी की जो गलत काम थे उसकी उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई। तो विपक्ष सकारात्मक होना चाहिए हमेशा, और हम हमेशा सकारात्मक रहे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सकारात्मक राजनीति की। आप सब जानते हैं नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे, जब यूएन ने मानव अधिकार को लेकर नोटिस भेजा था, अटल जी स्वयं गए थे नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी भारत को के बचाव में, और नरसिंह राव जी ने भेजा था कि देश के लिए आप जाओ। और उन्होंने हम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बोला, मैं आज तिरंगा हाथ में लेके आया हूँ, अपनी पार्टी का झंडा मैं कार्यालय में रख के आया। कैलाश जी, कमलनाथ जी भी बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन आपने विरोध जताया, और अब अक्षय बम आ गए हैं, लेकिन आप स्वागत कर रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो अकेले आते, उनका बेटा आता तो हम स्वागत भी करते, और उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे थे जो पार्टी के लिए ठीक नहीं थे। आपने कहा कि बीजेपी कोई डस्टबिन नहीं है। हाँ, अच्छे लोगों को तो हम स्वागत करेंगे, पर जिनका व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन अगर खराब हो, उनको पार्टी में लेके पार्टी की बदनामी थोड़ी करेंगे। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय, जिनका ये साफ कहना है कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है और बीजेपी कोई डस्टबिन नहीं है कि कोई भी कचरा बीजेपी के अंदर आ जाए। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बेरिस्टू, डीडी न्यूज़, इंदौर। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। अभी वक्त है एक ब्रेक का, आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुक कर फिर घर चलेंगे। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचार। आगे की कुछ बड़ी खबरों में, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 35 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये आत्मसमर्पण लोन वर्राटू यानी कि नक्सली पुनर्वास योजना के अंतर्गत हुआ है। माओवादियों का ये आत्मसमर्पण पुलिस की अपील का असर है। इन माओवादियों ने हिंसा की राह को छोड़कर लोकतंत्र और संविधान में अपना विश्वास जताया है। ये सभी 35 माओवादी अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय थे। ये माओवादी नक्सली बंद के दौरान सड़कों को खोदने, पेड़ काटने और नक्सली बैनर पोस्टर लगाने जैसी गतिविधियों में शामिल थे। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने दी है। जिला पुलिस दंतेवाड़ा के समक्ष 35 माओवादियों ने समर्पण किया, जिसमें से 3 1-1 लाख के इनामी माओवादी भी हैं। ये जो माओवादी हैं ये भैरमगढ़, मलंगीर और कटे कल्याण एरिया के कमेटी में सक्रिय थे। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति है और जो दंतेवाड़ा जिले का लोन वर्राटू अभियान, घर वापस आई अभियान है, इसका मैं समझता हूँ एक व्यापक असर है, जिसकी वजह से भारी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। लोन वर्राटू अभियान के तहत अभी तक टोटल जो आंकड़ा है वो 796 माओवादियों ने समर्पण किया, जिसमें से 180 इनामी माओवादी हैं। बेशक एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी सुरक्षा बलों की सरकार के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं